हेलो। और कैसे हो सब लोग। आज 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक हमारा 11th का चल रहा है प्रेडिक्टेबल, और ये 12th का टॉपिक का पहला लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट। सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री 12th का। कौन सा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मांग होती है कि सर ये बहुत टफ चैप्टर है, ये समझ में नहीं आता, 3 डायमेंशन होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग एज लेंथ पे, अलग अलग बॉडी एंगल पे, अलग अलग फेस डायग्राम पे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सारी टफ चीज़ें से पूछ लेता है। कुछ नहीं, आपको डरना नहीं है, आपको इसके प्रॉपर लेक्चर देखने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। किसी बुक से आप क्वेश्चन करना, आपसे विद इन मिनट विद इन सेकेंड क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, और कम टाइम में सॉल्व होगा। और आपको पेज भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लंबे लंबे फॉर्मूला लगा के लंबे लंबे आपको सोल्यूशन करने पड़ते हैं उसके, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत इजीली आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर ले जाओगे, चाहे वो आपका बोर्ड का हो, 12th का, या जेई का हो, या नीट का हो। अब हम सॉलिड स्टेट शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर है हमारा आज का सॉलिड स्टेट। 12th केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है 12th का। सबसे पहली बात सॉलिड स्टेट। हम लोग सबसे पहली बात करेंगे भाई सॉलिड की। यार सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं उसके वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब हो गया उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो बहुत क्या होती है? कम होती है। और उनके बीच जो फोर्स लगता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या होता है? मैक्सिमम। क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं आपस में क्या होते हैं भैया? ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे क्लोजली पैक्ड पार्टिकल हमारे होते हैं, और इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है इनकी बहुत कम होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं या इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और रिजिड नेचर के होते हैं इनके पार्टिकल। क्या कैसे होते हैं? ये जो सॉलिड होता है कैसा होता है भैया? रिजिड नेचर का होता है। कैसा होता है? रिजिड नेचर का होता है। आपको मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा प्रॉपर बोल के, क्योंकि मेरा बिल्कुल कमिटमेंट है। हमारा टारगेट बोर्ड भी है, हमारा टारगेट जेईई भी है, हमारा टारगेट नीट भी है। ठीक है, तो हम पहले आपको सॉलिड स्टेट की फीचर्स की बात करेंगे। तो हेडिंग पढ़ेगी सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, solids are rigid, solids are rigid and have definite shape. Solids are rigid and have definite shape. Next point, intermolecular distance in solid state. Second point, intermolecular distance in solid state is very short. Intermolecular distance in solid state is very short. Third point, intermolecular force are strong. Intermolecular force are strong. Next, जो सॉलिड हमारा होता है, सॉलिड के पार्टिकल होते हैं भैया, वो हमारे क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, solids are almost incompressible. Solids are almost incompressible. Next point, solids are closely packed. Next point, solids are closely packed. अब हम सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई? दो पार्ट में। उसके नेचर के बेसिस पे सॉलिड दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन, crystalline solid, and next one amorphous solid. अब क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है एमरफस सॉलिड, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। हेडिंग पड़ेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो सबसे पहले लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। यार वो सॉलिड अरेंजमेंट जो एक रेगुलर वे में एक डेफिनेट पैटर्न में होता है। कैसा होता है? रेगुलर वे में एक डेफिनेट पैटर्न में। मान लिया कि हमारा एक सॉलिड ए बी है, आयनिक सॉलिड है मान लिया।
उसमें ए हमारा कैटायन है और बी हमारा एनायन है, ठीक है। अब इनकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, इनका एक रेगुलर लैटिस होगा, एक प्रॉपर वे में एक डेफिनेट पैटर्न पे होगा। कैसे, देखो ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। बेटा एक रेगुलर पैटर्न, उनके बीच कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा हर पार्टिकल के बीच में, क्योंकि यहां पर अपोजिटली चार्ज है और यहां पर कूलम्स लॉ लगेगा, ठीक है। देखो यहां पर ए बी, फिर ए बी, फिर बी ए बी, ऐसे एक रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्री बन रही है। तो ऐसे सॉलिड्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगली बात, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है, अगर वो 1400 केल्विन पर हीट होगा, मेल्ट होगा, तो 1400 पे ही होगा। शार्प डेटा है, इस टेम्परेचर पर ही होगा, इससे ना कम पे होगा ना इससे ज्यादा पे होगा। एक शार्प, ज्यादा पे तो होगा सॉरी, लेकिन एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है कि 1400 पे ही करेंगे तो ही मेल्टिंग इसकी स्टार्ट होगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, शार्प होता है। अगली बात करेंगे हम लोग इसके नेचर की, तो हमारा ये कैसा होता है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब बात आती है एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, ये कौन सी बला है यार। एनाइसोट्रॉपिक का सिंपल सा मतलब होता है कि हर अलग अलग डायरेक्शन में उस सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे, देखो अब एक बात, बेबात सुनो। अब एक काम करो, इस सॉलिड पे कट लगाओ। आपने एक ऐसा कट लगाया, आपने इसको कट किया, जब आपने कट किया बेटा तो आपको एक पैटर्न मिला ए बी, चलो ठीक है। अब आपने ऐसा कट लगाया तो आपको मिल रहा है ए, मतलब जैसे जैसे आप अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हो बेटा, तो आपको अलग अलग अरेंजमेंट मिल रहा है। जब बेटा अलग अलग अरेंजमेंट मिल रहा है तो क्या होगा, और एक डेफिनेट अरेंजमेंट मिल रहा है, अलग अलग तो मिल रहा है, डेफिनेट है, मतलब ए बी। अब यहाँ ए अरेंजमेंट है, यहाँ बी अरेंजमेंट है, मतलब जैसे आप कट कर रहे हो तो क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है, रैंडम अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। इसलिए क्या है, इसकी हर डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका डिफरेंट होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो लिखो जरा सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप, these are the solid in which the constituent particles, जब हम पार्टिकल्स की बात करेंगे तो या तो हमारा कहना होगा एटम के बारे में, या तो हम बात आयंस के बारे में कर रहे होंगे, और या तो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद ब्रैकेट लगाना, उसमें लिख लेना एटम और आयंस और मॉलिक्यूल। राइट डाउन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर ordered arrangement throughout and it gets repeated again and again, and it repeats again and again in definite pattern. नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी प्रॉपर्टी लिखो, सबसे पहले हेडिंग पढ़ो बेटा, ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी, हेडिंग पढ़ेगी ज्योमेट्री। राइट डाउन, द क्रिस्टलाइन सॉलिड have a definite and regular geometry कैसी ज्योमेट्री होती है बेटा, रेगुलर एंड डेफिनेट। अब बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो हेडिंग सेकंड पड़ेगी मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव, लिखो बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव
शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक के बाद ब्रैकेट में लिख लेना, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब बेटा हेडिंग पड़ेगी एमरफस सॉलिड। क्या हेडिंग पड़ेगी? एमरफस सॉलिड। अब हम बात करेंगे एमरफस सॉलिड की, उसके बाद हम बताएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में कौन स्टेबल होता है और क्यों होता है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, एक से एग्जांपल लिख लो बेटा क्रिस्टलाइन के, NaCl, ZnS, AgCl एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे बेटा एमरफस सॉलिड की। एमरफस सॉलिड क्या होता है? सबसे पहली बात बेटा, इसमें एमरफस सॉलिड में एक रेगुलर वे में एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं होता है। मतलब इसमें रैंडम अरेंजमेंट होता है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी आ जाता है। जैसे देखो A प्लस A प्लस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस B माइनस, फिर A प्लस आया, फिर A, मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक अलग रैंडम अरेंजमेंट होता है बेटा इसमें। कैसा अरेंजमेंट होता है इसमें? एक रैंडम अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है इसमें पार्टिकल्स का। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिखो जरा सबसे पहले, these are the solids in which the constituent particles, these are the solids in which the constituent particles do not possesses a regular symmetry, a regular arrangement या regular symmetry throughout it, regular arrangement throughout it. Example, glass, रबर, स्टार्च, ये सभी क्या है हमारे एग्जाम्पल एमरफस सॉलिड के। अब हम बात करेंगे इसकी फीचर्स के। इसके फीचर्स कैसे होते हैं? तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी बेटा इसमें ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, अभी डिस्कस किया। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? रैंडम अरेंजमेंट होता है इसमें, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। तो लिख लीजिए बेटा, amorphous solid do not have similar orderly arrangement, do not have similarly ordered arrangement। उसके बाद आप ये बना लेना यहां पे इसको लिखने के बाद, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट की। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है ये एक रेंज में होता है। मतलब इतने से इतना, मान लिया 50 केल्विन से 90 केल्विन, इस टेम्परेचर की रेंज पे एमरफस सॉलिड क्या होगा? हीट होगा, मेल्ट होगा। कोई ऐसा नहीं कि 50 पे ही हो, 50 के बाद 90 के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक फिक्स वैल्यू नहीं होती इसकी। तो क्या होता है, लिख लो टेम्परेचर इन रेंज। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? रेंज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। कहने का मतलब है आइसोट्रोपिक का मतलब होता है बेटा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या मतलब होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इस पे हम कहीं से भी कट लगाएंगे बेटा तो एक रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा हमें, एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं मिलेगा कि सीधा फिक्स अरेंजमेंट मिलेगा, एक रैंडम अरेंजमेंट।
जब रैंडम अरेंजमेंट मिल रहा है इसका मतलब क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में चलो आपको प्रॉपर्टी क्या होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या होता है बेटा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब हम बात करेंगे, एक नोट लिख लो बेटा जरा, स्टेबिलिटी के बारे में लिखाऊंगा। लिखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स relatively crystalline solid relatively more stable than amorphous solid। amorphous solid क्यों? क्योंकि जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है, वो amorphous सॉलिड की बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। और जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या होता है, हमारा कम स्टेबल होता है। तो डेल्टा जी की वैल्यू एमरफस सॉलिड की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा एमरफस सॉलिड कम स्टेबल होता है बजाय क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो और यहाँ क्या पे, और रीजन क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक प्रॉपर डेफिनिट शेप होता है, एक प्रॉपर फोर्स लगता है वहां पे, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको ब्रेक करने के लिए, सॉलिड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मोर स्टेबल देन एमरफस सॉलिड। ये बात हो गई। अब बात करेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारी जो बात होगी हमारी पूरे चैप्टर में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही होगी। तो हेडिंग पढ़ेगी सबसे पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा ये कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। कौन कौन सा? आयोनिक सॉलिड, सेकेंड वन कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड वन मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड लास्ट वन मेटालिक सॉलिड। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आयनिक सॉलिड की, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम इन 3 सॉलिड के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे लैटिस पॉइंट की और यूनिट सेल की बात करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर होगा सिर्फ यहां तक होगा, आयनिक सॉलिड तक। तो बेटा हेडिंग डालो सबसे पहले, आयनिक सॉलिड क्या होता है। आयोनिक सॉलिड, जो हमारा मेन मोटो देखने का है वो ये है कि इन हर एक सॉलिड अलग अलग में, सब अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहली बात उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखो आयनिक सॉलिड बेटा क्या होगा, आयंस होंगे। कोवैलेंट में क्या होगा, कोई भी हमारा कोवैलेंट कंपाउंड होगा। मॉलिक्यूलर में क्या होगा बेटा, 2 टाइप का होता है, पोलर नॉन पोलर, उस पे और हाइड्रोजन बॉन्ड पे बेस पे काम करेगा। और मेटल में हमारा कोई मेटल होगा जो मेटलिक बॉन्ड बना रहा होगा, उस पे कर्नल की बात करेंगे, वैलेंस की बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे हम लोग। आज हम बात करें आयनिक सॉलिड की। देखो बेटा सबसे पहली बात आयनिक सॉलिड, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो आयंस होते हैं। मान लिया आयंस हमारे A+ और B- है, और जब आयंस है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, वो कितने फोर्स से बाउंडेड होंगे, वो हमारा होगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F K Q1 Q2 अपॉन R²। R इनके बीच की डिस्टेंस है, Q1 Q2 क्या है, उनका चार्ज है। तो लिखो सबसे पहले आयनिक सॉलिड में बेटा, इन आयनिक सॉलिड्स, इन आयनिक सॉलिड constituent particles, in ionic solid constituent particles are ions। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल देखो, NaCl, KCl, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, ZnS जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, जिंक सल्फाइड। ये हमारे एग्जांपल है आयनिक, और भी एग्जांपल है इसके। ये एग्जांपल है हमारा आयनिक सॉलिड का। तो बेटा होता क्या है, आयनिक सॉलिड में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो हमारे आयंस होते हैं, और उनके बीच जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है बेटा, F K Q1 Q2 अपॉन R² होगा। और इसके एग्जांपल कौन से, NaCl, KCl, CF2, ZnS। मतलब जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉरी आयनिक सॉलिड होता है वो कैसे स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है बेटा, वो स्टेबल होता है। और कैसा होता है अरेंजमेंट उसका, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनिट पैटर्न में उसका अरेंजमेंट होता है। किस तरीके का होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। हर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है वहां पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कितना लग रहा है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F K Q1 Q2 अपॉन R²।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, लेक्चर नंबर 2 पे बेटा, किसकी किसकी, कोवेलेंट सॉलिड की, मॉलिक्यूलर सॉलिड की, मेटेलिक सॉलिड की और यूनिट सेल की बात करेंगे वहां पे। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू, आप प्रॉपर लेक्चर देखते जाइए और प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाइए। लॉकडाउन हुआ तो क्या हो बेटा, पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए ना, घर में हमें पढ़ना है ना, हमारा टारगेट है, हमारा जो हमारा ड्रीम है उसे पूरा करना है। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, हम लोग घर में बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।